ये आपका फर्स्ट ईयर का क्लास है और सिलेबस के आधार पर बहुत सारे विषयों की चर्चा हम लोगों ने कर ली है। क्लास में बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए गए हैं, बहुत कम चैप्टर बचे हुए हैं जो मैं समझता हूँ कि यह भी ख़त्म होने ही पर है। फिर भी आज एक नई बात बताएं और उसका शीर्षक है लागत तथा आगम की धारणाएं। इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको अंग्रेजी में कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू की संज्ञा देते हैं। अब देखिए, इसमें बहुत तरह के कंसेप्ट हैं, क्रमशः हम आ रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि उत्पादन के जो विभिन्न साधन हैं और इसकी ज़रूरत कहाँ है, उत्पादन में है। जैसे भूमि है, श्रम है, पूंजी है आदि का प्रयोग किया जाता है। तो जब आप उत्पादन के लिए इन साधनों का प्रयोग करते हैं तो उसके बदले में आपको कुछ देना पड़ता है, जिसको कि हम लोग पारितोषिक कहते हैं। उत्पादन के लिए लगातार गए साधनों की जो भुगतान करना पड़ता है उससे ही उत्पादन लागत कहते हैं। समझे ना? दिस इज सेड टू बी द कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट। अब देखिए, प्रोडक्शन कॉस्ट कौन किसको लगता है? जो उत्पादन का काम करता है, यानी पूर्ति साइड है। ये सप्लाई साइड को इंडिकेट करता है, चूँकि वो प्रोड्यूसर्स है। तो जो उत्पादन करता है उसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि लाभ कमाना। अगर आप लाभ नहीं कमाएंगे, आप पढ़ रहे हैं, तो आपका एक उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि हम अच्छी नौकरी में जाए और जिससे कि अच्छे तनख्वाह हमको मिले और वो आपकी आमदनी होगी, जिससे आपकी जिंदगी को बढ़त मिलेगी। यही चीज़ है। तो उत्पादक का भी उद्देश्य यह होता है इन कोर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग एनी कमोडिटी, कि वो अधिक से अधिक लाभ करे। तो क्या होगा? यह तभी संभव है जब उत्पादक को उत्पादन व्यय की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त हो, यानी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से उसको इनकम अधिक होगा, तभी वह उसको लाभ होगा। और उत्पादन लागत से जब अधिक आय यानी रेवेन्यू प्राप्त होगी, तभी उत्पादन के लिए प्रेरणा भी मिलेगी, जिसको कि इंसेंटिव कहते हैं। तो काम करने के लिए, हर चीज़ के लिए इकोनॉमिक्स में एक वर्ड बनाया गया, वेरी ब्यूटीफुल वर्ड है, और वह है दैट इज इंसेंटिव। तो इंसेंटिव से उत्साह बढ़ेगा। तो इसी को लागत तथा आय की धारणा के रूप में हम लोग कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू के रूप में हम इसको एग्जामिन करेंगे, और कोई भी करेगा। इसलिए और आप देखिए कि इन दोनों का असर कहाँ पड़ता है मार्केट में, कब? जब मूल्य का निर्धारण होता है, जिसको कि प्राइस डिटर्मिनेशन कहते हैं। तो आइए अब हम आपको बताएं कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट के अंतर्गत आपको उत्पादन के साधनों के बदले जो हम भुगतान करते हैं उसे उत्पादन लागत कहते हैं। पहली बात, भूमि को लगान दिया जाता है, श्रम को मजदूरी दी जाती है, पूंजी को ब्याज दिया जाता है और साहसी को पुरस्कार दिया जाता है। उत्पादक विभिन्न साधनों को जो भुगतान करता है वह उत्पादन व्यय के अंग ऑर्गेन्स होते हैं। अब देखिए, उत्पादन व्यय शब्द का जो प्रयोग है 3 अर्थों में किया जाता है। जैसे मनी कॉस्ट, मौद्रिक लागत, वास्तविक कॉस्ट, उसको रियल कॉस्ट कहते हैं, और तीसरा जो है सो औसत लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अब देखिए, मनी कॉस्ट किसको कहिएगा? मौद्रिक लागत। तो उत्पादन के साधनों के प्रयोग के लिए उत्पादक जो मुद्रा व्यय करता है उसे उत्पादन की मौद्रिक लागत मनी कॉस्ट कहते हैं। अब देखिए, हमारे अर्थशास्त्रियों ने और अर्थशास्त्र के छात्रों ने इस लागत को 3 मद में बांट दिया है। जैसे व्यक्त लागतें,
इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। दूसरा है अव्यक्त लागतें, इम्प्लिसिट कॉस्ट। और तीसरा है सामान्य लाभ, जिसको कि नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, है ना। अब आप देखिए, इसको आप अंग्रेजी में कहना चाहिए, इसके लिए हैंसन ने कहा है। और हैंसन ने क्या कहा है तो सुनिए, विद इन इन्वर्टेड कॉमा में क्या है कि द मनी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए सर्टेन आउटपुट ऑफ ए कमोडिटी इज द सम ऑफ ऑल द पेमेंट्स टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन engaged in the production of total commodity. It is also called expenses of production. Mind it, it is also called expenses of production. यानी उत्पादन के लिए जो खर्च किए जाते हैं, they are treated as money cost. अब देखिए, तीन हमने बताया, मनी कॉस्ट के बारे में तीन बताया। अब समझिए कि व्यक्त लागतें क्या हैं। व्यक्त लागतों में जिसको कि जैसे उत्पादन लागत, कच्चे माल की कीमत, मजदूरों की मजदूरी, पूंजी का ब्याज, भूमि का लगान, भवन का किराया, विज्ञापन एवं विक्रय लागतें। अन्य लागतों में बीमा व्यय तथा सरकार को दिए जाने वाले कर आदि सम्मिलित हैं और दे आर सेट टू बी दी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बिल्कुल साफ है, व्यक्त लागतें हैं। उसके बाद आप देखिए कि दूसरा है अव्यक्त, जिसको कि इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट का क्या मतलब होता है? जैसे कुछ साधनों की, सेवाओं की कीमतें प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुकाई जाती, याद कीजिएगा। अतः अव्यक्त लागत वह है जिसका भुगतान फर्म के स्वामी को किया जाता है, जैसे निजी पूंजी पर ब्याज, निजी वेतन आदि। इसी को, इस तरह के लागतों को अस्पष्ट या निहित लागतों के रूप में व्यक्त किया जाता है, एंड दे आर नाउ सेड टू बी द इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि एक नॉर्मल प्रॉफिट है, सामान्य लाभ है। वो क्या है? सामान्य लाभ वह स्तर है जो किसी उद्यमी को उद्योग में बनाए रखने के लिए जरूरी है। प्रॉफिट जरूरी है, अगर नहीं होगा तो वो रिटेन नहीं करेगा, वो प्रोडक्शन नहीं करेगा। सामान्य लाभ न हानि और न लाभ की स्थिति का द्योतक है, सिंबलाइज करता है। इसलिए अर्थशास्त्र में मौद्रिक लागतों के अंतर्गत वह सभी लागतें आती हैं, लेकिन व्यवहार में मौद्रिक लागत में केवल व्यक्त लागतें ही जोड़ी जाती है, यानी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। किसी को अगर आप काम कराने के लिए कुछ गुप्त रूप से आपने दे दिया तो आप इस बात को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन खर्च तो हुआ, प्रोडक्शन के क्रम में खर्च हुआ और उसको अव्यक्त लागतें कहते हैं। तो फिर भी ऑन रिकॉर्ड जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है उसको कंसीडर किया जाता है। नाउ नेक्स्ट कम टू, अब देखिए रियल कॉस्ट आता है। रियल कॉस्ट, तो रियल कॉस्ट का मतलब होता है कि वास्तविक लागत, ये भी उत्पादन के क्रम में है। तो वास्तविक लागत में आप माइंड कीजिएगा, द रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए गिवन कमोडिटी इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सैक्रिफाइस्ड in order to obtain that commodity. ये कहा गया है, the real cost of production of a commodity is expressed not in money but in efforts, इसको आप ब्रैकेट में of workers and sacrifices, ब्रैकेट में of capitalists undergone in the making of commodity। ये है इसका मतलब रियल कॉस्ट का। इसको हिंदी में समझिए कि उन कष्टों, उन प्रयत्नों तथा त्याग से है जो किसी वस्तु के उत्पादन में उठाने पड़ते हैं। जैसे श्रमिक जब काम करता है तब उसे कष्ट या परेशानी होती है, काम में निरस्ता का अनुभव होता है, इसे श्रम की वास्तविक लागत कहते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने बड़ा सटीक ढंग से इसको कहा है कि किसी वस्तु के उत्पादन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो श्रम व्यय होता है उसकी थकान,
पूंजी के निर्माण में पूंजीपतियों द्वारा किया गया त्याग इत्यादि को वास्तविक लागत कहते हैं। ये हो गया। इसलिए ये वास्तविक लागत है कि आप काम करने के क्रम में आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, गर्मी में पसीने में काम करना पड़ता है, तो उसको मनी टर्म में नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता है। देयरफॉर दे आर सेड टू बी दी रियल कॉस्ट। अब चलिए, नाउ नेक्स्ट पॉइंट फॉर आवर डिस्कशन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब था कि अवसर लागत। तो अवसर लागत को क्या है, इसके बनाने वाले अर्थशास्त्रियों में जो प्रमुख रहे, ग्रीनर रहे, बीजर रहे, डेवनपोर्ट रहे, वर्नर रहे, जैसे अर्थशास्त्रियों ने अवसर लागत की धारणा का निर्माण किया। अब देखिए, इसको हम लोग कभी कभी, हम लोग नहीं, बिल्कुल सही बात है कि इसको ऑल्टरनेटिव कॉस्ट या डिस्प्लेस्ड कॉस्ट या ट्रांसफर अर्निंग और ट्रांसफर कॉस्ट के भी नाम से जाना जाता है। अगर कोई पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर कॉस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर अर्निंग, यस सर आई नो यू, दिस इज सेड टू बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी उसी के डिफरेंट रूप्स हैं, वहाँ आपको रुकना नहीं है, आपका इंजेन्युटी का टेस्ट हो जाएगा, यू विल से यस दे आर ऑल द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हो गया। अवसर लागत की धारणा के बारे में पूछेगा क्या किस तथ्य पर आधारित है, तो आपको बताना पड़ेगा कि उत्पादन के साधनों का अनेक प्रयोग होता है, और साधन का प्रयोग एक बार में अनेक कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता। किसी एक ही कार्य या उत्पादन के लिए साधन का प्रयोग एक समय में संभव होता है। वैसी स्थिति में साधन की अन्य अवसरों से वंचित रहना पड़ता है। समझ रहे हैं ना कि जब आपका इस्तेमाल एक जगह किया जाएगा तो दूसरी जगह आपका इस्तेमाल नहीं होगा, उससे वंचित हो जाइएगा, अर्थात उससे खोना पड़ता है। इसलिए बड़ा विशुद्ध रूप से यह कहा गया है कि यह खोया हुआ अवसर ही अवसर लागत है। यानी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और सरेंडर्ड इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी सरेंडर करना है तो वो क्या है, वह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इस तरह किसी साधन या वस्तु उत्पादन का अवसर लागत वह वैकल्पिक है जिसका परित्याग कर दिया जाता है। ये ऑल्टरनेटिव है कि आप चूज कीजिए कि ये कीजिएगा कि वो कीजिएगा। चूँकि आपका एक समय में एक ही जगह प्रयोग होगा, इसलिए एक जगह से वंचित होना है आपको एक काम से, और वह वंचित होने का ही नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखिए, थोड़ा आगे इसको और एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा इस क्लास के लिए। जैसे साधन, उत्पादन साधन को किसी अर्थव्यवस्था में रोक रखने के लिए उतना अवश्य प्राप्त होना चाहिए जितना कि उन्हें किसी दूसरे वैकल्पिक व्यवसाय में मिलता है, वरन वह साधन दूसरे व्यवसाय में हस्तांतरित हो जाएगा। इसलिए बेनहम ने क्या कहा, बेनहम ने कहा कि मुद्रा की वह मात्रा जो कोई विशेष इकाई अपने सर्वोत्तम वैकल्पिक प्रयोग में प्राप्त कर सकती है उसे हस्तांतरण आय, ट्रांसफर अर्निंग कहते हैं। अंग्रेजी में उसको उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि द अमाउंट ऑफ मनी व्हिच एनी पर्टिकुलर यूनिट कुड अर्न इन द बेस्ट पेड ऑल्टरनेटिव यूज is sometimes called its transfer or earning। और विशेष जॉन रॉबिन्सन ने भी कह दिया, क्या कह दिया, the cost of any unit of factor from the point of view of any industry is therefore determined by the reward which that unit can earn in some other industry। जैसे गेहूं का उत्पादन किसी भूखंड पर किया जाता है जबकि चने का भी उत्पादन हो सकता था। भूमि पर गेहूं का उत्पादन व्यय चने की उस मात्रा के बराबर है जिसका उत्पादन उस जमीन पर किया जा सकता है। इस तरह खोया हुआ अवसर ही वास्तविक उत्पादन व्यय या अवसर लागत है। उत्पादित वस्तु की लागत वह वस्तु है जिसका उत्पादन नहीं हुआ है।
ये है एक्सप्लेनेशन आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, कि एक के बदले में आप एक काम करें और दूसरा को खो दें। ये हो गया आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब चलिए उसके बाद आप देखिए कि थोड़ा और देखिए, कुछ और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और उसमें सोशल कॉस्ट है। सोशल कॉस्ट, तो सोशल कॉस्ट है, उसको हम लोग कहते हैं कि सोशल कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी which includes the direct and indirect cost which the society has to pay for the output of the commodity। ये हो गया सोशल कॉस्ट। अब देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्कशन का, वो प्रोडक्शन कॉस्ट है। वो क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, दे इंक्लूड मटेरियल्स कॉस्ट, बेस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट एक्सेट्रा, both direct and indirect costs। The cost of production of a commodity depend upon three variables or issues. Number one, prices paid to the owners of the various factors of production. Second, the level of output of the firm. And third, the period of production. These three variables taken together determine the money cost of प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी। नेक्स्ट, अब चलिए इतना हमने आपको बता दिया, उसके बाद आप देखिए और क्या है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इशू आते हैं इस कॉस्ट के, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट के क्रम में, वह है कुल उत्पादन व्यय, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी चर्चा मैंने अभी की। नेक्स्ट पॉइंट है वह है एवरेज कॉस्ट, जिसको कि औसत लागत कहते हैं। नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्ट, जिसको सीमांत लागत कहते हैं। नेक्स्ट है फिक्स्ड कॉस्ट, जिसको स्थिर लागत कहते हैं। और नेक्स्ट है परिवर्तनशील लागत, इमार्सल का है, और उसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिए औसत लागत क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हमने ऊपर आपको बता दिया इंग्लिश के माध्यम से, लेकिन आप इसको अब देखिए। एवरेज कॉस्ट को मोटे तौर पर हम लोग कहते हैं कुल उत्पादन व्यय में उत्पादन की कुल इकाइयों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे औसत उत्पादन व्यय या प्रति इकाई व्यय कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे 100 चश्मे का उत्पादन अगर कोई करता है और उस पर 500 रुपया खर्च आता है, तो औसत लागत क्या होगा? औसत लागत एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 500 बटा 100 इज इक्वल टू 5। यानी इस सूत्र के रूप में इसका इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि औसत लागत बराबर होता है कुल उत्पादन व्यय बटा उत्पादन की इकाइयाँ या मात्रा। भाग दे करके आप निकाल दीजिए तो औसत निकल जाएगा, जैसा कि मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन कर दिया, सिंपल। नाउ नेक्स्ट टू मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत क्या कहते हैं? सीमांत खर्च जिसको कहते हैं। सीमांत लागत क्या है? सामान्यतः अंतिम इकाई को सीमांत इकाई कहते हैं। जैसे कि मार्जिनल यूटिलिटी में हमने बतलाया है आपको, सीमांत उपयोगिता में कि किसी वस्तु की अंतिम इकाई से जो उपयोगिता मिलती है उसी को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यहाँ भी वही स्थिति है। देखिए कि अंतिम इकाई को सीमांत इकाई कहते हैं किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन बढ़ाने से कुल उत्पादन व्यय में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहा जाता है। जैसे 100 चश्मे के उत्पादन का कुल व्यय 500 रुपया है और अब एक चश्मा बढ़ा दिया गया, यानी 101 चश्मे का उत्पादन किया जा रहा है तथा कुल उत्पादन व्यय इसके कारण बढ़कर 504 रुपया हो जाए, तो चश्मे की सीमांत लागत क्या होगी? 4 रुपये होगी प्रति। इसलिए इसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट की। एक इकाई बढ़ाने और घटाने के आधार पर जो अंतर आता है वो हमारा सीमांत कॉस्ट हुआ, या खर्च कहिए या लागत कहिए। अब देखिए एक सवाल और उठता है कि इस दोनों में व्हाट इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन, चूँकि इकोनॉमिक्स है ना,
और वो भी कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट है, कॉस्टिंग है, क्योंकि सबका बेस है कॉस्ट। उत्पादन होना है, बिना उत्पादन का यह संसार नहीं चलेगा, यह देश नहीं चलेगा, घर नहीं चलेगा, तो खर्च होना है। लेकिन इकोनॉमिक इशूज जो हैं वह बड़ा महत्वपूर्ण है, और उसके आधार पर जब हम और आप काम करते हैं, देश काम करता है, तो बड़े गुणात्मक इसके परिणाम मिलते हैं। नाउ लेट अस एग्जामिन कि व्हाट इज रिलेशन इन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। अब देखिए, औसत तथा सीमांत लागत में बड़ा घनिष्ठ संबंध है, बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है। जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत भी घटती है, माइंड इट, सीमांत लागत भी घटती है, लेकिन सीमांत लागत औसत लागत की अपेक्षा तेजी से घटती है। जब औसत लागत बढ़ती है तब सीमांत लागत भी बढ़ती है। यहाँ भी सीमांत लागत में वृद्धि एक स्थिति के बाद तेजी से होती है। सीमांत लागत की रेखा औसत लागत की रेखा को निम्न बिंदु पर काटते हुए तेजी से ऊपर की ओर लौट जाती है। यह इस बात का संकेतक है, स्पष्ट करता है कि जब औसत लागत निम्नतम या स्थिर है तब सीमांत लागत उसके बराबर होगी तथा उसके न्यूनतम बिंदु को काटते हुए ऊपर की ओर चली जाती है, ऊपर की ओर चली जाती है। यह हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच क्या रिलेशन है, यह हो गया। चलिए, औसत लागत को थोड़ा और देख लीजिए कि अच्छा, उसके बाद उसके पहले और वेरिएबल कॉस्ट को देखिए। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, परिवर्तनशील लागत क्या है कि परिवर्तनशील लागत को प्रमुख लागत, इसको अंग्रेजी में प्राइम कॉस्ट कहा जाता है। उत्पादन के कुछ ऐसे भी साधन हैं जिनकी मात्रा उत्पादन में वृद्धि के साथ बढ़ती है तथा उसमें कमी के साथ घटती है। ऐसे साधनों को परिवर्तनशील साधन कहते हैं। कच्चा माल, श्रमिक, कोयला, बिजली इसके उदाहरण हैं। उत्पादन में ऐसे परिवर्तनशील साधनों पर जो कुल व्यय करना पड़ता है उसे ही कुल परिवर्तन लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। और ऐसी लागत उत्पादन में कमी के साथ घटती है और तथा उत्पादन में वृद्धि के साथ बढ़ती है। हो गया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि औसत स्थिर लागत क्या है, तो आपको बतलाना पड़ेगा कि कुल स्थिर लागत में उत्पादन की कुल मात्रा से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे औसत स्थिर लागत कहते हैं। जैसे औसत स्थिर लागत बराबर होता है कुल स्थिर लागत बटा उत्पादन की कुल मात्रा। याद रखें, औसत स्थिर लागत उत्पादन में वृद्धि के साथ घटती है। अब एक पॉइंट और है, उसको भी देखिए। औसत परिवर्तनशील लागत, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कुल परिवर्तनशील लागत में उत्पादन की कुल मात्रा से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे औसत परिवर्तनशील लागत कहते हैं। यानी औसत परिवर्तनशील लागत बराबर होता है कुल परिवर्तनशील लागत बटा उत्पादन की कुल मात्रा। यानी औसत परिवर्तनशील लागत उत्पादन में वृद्धि के होने से प्रारंभ में घटती है लेकिन एक स्थिति के बाद बढ़ने लगती है। ऐसा इस कारण होता है कि इसका संबंध उत्पत्ति के नियमों से है। समझोगे? आज इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट डे जो बचा हुआ इसका पोर्शन है हम नेक्स्ट में बताएंगे। आप very thanks for your patient hearing and learning. Wish all the best. Thank you very much. Thank you very much.